नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। ये एक न एक दिन होना ही था। प्रधानमंत्री जिस रास्ते पे चल रहे थे, जिस तानाशाही पे चल रहे थे, उनको एक दिन डरना ही था। जहाज डूबता है तो चूहे कूद के भागते हैं। बाबा रामदेव भी मोदी जी पर हमलावर हो गए हैं। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक के साथ मैंने विस्तार से बातचीत की है। चलते हैं सीधा केपी मलिक के पास। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन केपी मलिक साहब। बहुत-बहुत धन्यवाद संजय जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। आज लग रहा है आपके गले में थोड़ी राहत है। आपने मुझे कल कहा था ना काढ़ा बना के पियो, तो मैंने पता नहीं क्या-क्या उसमें डाल-डाल के काढ़ा बनवा के पिया, तो कुछ थोड़ा-सा आज चैन आया। मैं तो डर रहा था कि कोरोना फैल रहा है, कहीं कोरोना ना हो गया हो। आज सुबह ही सुबह मैं सुबह देर में उठता हूँ, लेकिन आज सुबह-सुबह मुझे बड़ा गर्व का महसूस हुआ कि रासाज इंटरनेशनल स्कूल है मुंबई में, तो उनके जो चीफ ट्रस्टी हैं और प्रिंसिपल हैं, उनका न्योता आया कि अब मैं उनके कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जाऊँ और वहाँ पे ध्वजारोहण करूँ। तो सुबह 6 बजे मैं निकल गया था, दूर है 1 घंटा दूर है बम्बई में मेरे घर से, और थकान तो बहुत थी, ऑस्ट्रेलिया से लौटा था, लेकिन बच्चों के संग रहने का सानिध्य में मौका छोड़ता नहीं हूँ। और फिर वहाँ पे मैंने बच्चों को कहा कि भई तुम देश के भविष्य हो, तुम जेन अल्फ़ा हो, और पूरा हिंदुस्तान में इस समय जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा ने क्रांति कर रखी है। लेकिन मुझे पता नहीं था तब तक कि प्रधानमंत्री जी मेरे पीछे पड़ गए हाथ धो के। मतलब मैंने पता नहीं क्या प्रधानमंत्री जी का बिगाड़ा है। आज का भाषण सुन के लगा कि जैसे भाषण मुझ पे ही फ़ोकस हो। अब लोग हँसेंगे देश के कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं समझाता हूँ क्यों कह रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट लाइफ़ में बहुत थिएटर किए थे, मुझे बड़ा शौक था थिएटर का। तो मैं नाटक करता था, मैंने नाटक किए हैं स्टूडेंट लाइफ़ में। फिर नाटक के ज़रिए मुझे एक्टिंग का, लिखने का शौक हुआ। तो मैं कुछ गाने भी लिखता था, कविता लिखता था, फिर बॉलीवुड में काम करने का मौका मिला, फिर पिक्चर बनाई मैंने, सब कुछ लगा लुगू के कर्जा-वर्जा लेके पिक्चर बनाई। पिक्चर का नाम है साहिया, आज मैं विधिवत घोषणा कर रहा हूँ, SAHIY है। साहिया पिक्चर बनाई, बहुत खूबसूरत लव स्टोरी है वो। और सैराट पिक्चर आप सब लोगों ने देखी होगी, सैराट की जो शानदार हीरोइन थी रिंकू राजगुरु, जिसको राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार मिला था वो, और आलिया भट्ट के प्रेमी बने थे गंगू भाई में शांतनु वो, और नीरज कावी जी मुख्य कलाकार हैं, इश्तियाक भाई हैं उसमें। और बड़ी सुंदर लव स्टोरी है वो। सेंसर बोर्ड में गई, तो मुझे पता नहीं था कि मोदी जी की भावनाएँ वहाँ पहले जा चुकी हैं। सेंसर बोर्ड ने कहा कि साहब ये कुछ-कुछ पिक्चर जो है वो थोड़ी नक्सलवाद को प्रभावित लग रही है। अगर ये शूटिंग यूपी में हुई होती तो अभी आपको सर्टिफ़िकेट दे देते। मैंने कहा भाई साहब क्या नक्सलवाद पे अगर प्रभावित लग रही है और यूपी में शूटिंग हो जाती तो इसमें कुछ अलग से सुरखाव के पर लग जाते। भाई झारखंड का जंगल हमने चुना, नेतरहाट एक बहुत सुंदर जगह है। जंगलों के बीच की पूरी ओरिजिनल, हमने ये नहीं कि हम बॉम्बे में सेट लगा लेते, हम वहाँ गए और 1.5 महीने रहे। लोगों ने हमारे फेसबुक पे फ़ोटो देखे होंगे, तो नेतरहाट में शूटिंग करी। तो लेकिन सेंसर बोर्ड ने पिक्चर को अटकाया। देश भर में हल्ला हुआ, तमाम जगह मीडिया में बड़े-बड़े संस्थानों में खबर आई, तो हमारी पिक्चर रिव्यू कमेटी में भेज दी गई कि साहब अब रिव्यू कमेटी इसको निर्णायक फैसला देगी। तब तक प्रधानमंत्री जी मानसिक नक्सलवाद शब्द ले आए। मैं समझ गया कि भैया इस शब्द के आने से पहले सेंसर बोर्ड के लोगों को समझ गए होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी किस भावना के तहत आने वाले हैं, इसलिए मेरी पिक्चर में पहले ही नक्सलवाद का रोक लगा दो। ये मैं समझ में नहीं आता कि जो बात करे कि देश में नौकरी नहीं मिल रही, पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो वो टुकड़े-टुकड़े गैंग का मेंबर जैसे लोग मुझे कहते हैं। जो बात करे भ्रष्टाचार की, एक्सप्रेसवे के टूट जाने की, उसको लोग कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। आज मैं जिस स्कूल में गया, उसके चेयरमैन ट्रस्टी मुसलमान हैं, हाजी रियाज भाई नाम है उनका, प्रिंसिपल मुसलमान हैं, और बच्चों की भी बड़ी आबादी मुस्लिमों की है। मैंने ध्वजारोहण किया, वहाँ वंदे मातरम शुरू हो गया। मैंने कहा जब वंदे मातरम इतनी शांति के साथ, वो मुसलमान चेयरमैन, मुसलमान प्रिंसिपल, बच्चे सब वंदे मातरम गा रहे हैं, देश भावना से डूबे हुए हैं, तो मुझे याद आया कि भाजपा के वो नफरती चिंटू जो वंदे मातरम को मुद्दा बनाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं मलिक साहब कि अगर मैं मुसलमान होता, मैं बड़े आराम से वंदे मातरम गा रहा होता, मन से तमन्ना के संग गा रहा होता, क्योंकि
मुसलमानों ने देश के बँटवारे में उनके पास विकल्प था कि वो पाकिस्तान चले जाते, लेकिन उन्होंने इस मिट्टी को चुना और कहा जहाँ पैदा हुए वहीं मरेंगे। देखिए, मैं बड़े आराम से वंदे मातरम कह रहा होता, लेकिन कोई डंडा लेके आता कि भारत में रहना होगा, तो वंदे मातरम कहना होगा। जो डंडा मेरे सामने रखता, चाकू मेरे सामने रखता, गोली मेरे सामने रखता, मैं तब भी नहीं खाता फिर। और फिर मैं राहत इंदौरी का शेर कहता, सभी का खून है यहाँ की इस मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आज मैं उस स्कूल में मुझे लगा कि बड़े आराम से लोग वंदे मातरम कह रहे हैं, लेकिन जब तुम दबाव बनाते हो कि वंदे मातरम कहना होगा, तो लोग कहते हैं किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है, सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल। तो मैं मलिक साहब ये जानना चाहता हूँ कि चूँकि आप मुझसे ज़्यादा अनुभवी हैं, पार्लियामेंट मैंने तो बहुत कम देखी है, आपने बीसों साल पार्लियामेंट की पत्रकारिता की है। देश के मौजूदा भी कई मंत्री चुपचाप आपसे मिल लेते हैं कि मोदी जी को पता ना चल जाए। आपको बढ़िया-बढ़िया भोजन पे भी न्योता दि मिल जाता है, मुझे पता है आपका नेटवर्क। बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट आपसे मिल लेते हैं चुपचाप। ये बात अलग है, पहले व्हाट्सएप पे बात कर दिया करते थे, आजकल फेस टाइम पे बात करते हैं आपसे। तो आपकी राजनीतिक गलियारों में, नौकरशाही में बहुत भारी पकड़ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब प्रधानमंत्री जी बने थे, तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली में AK-47 अरविंद केजरीवाल के लिए कहा था, तब भी वो नक्सलवाद शब्द निकाल के लाए थे। और आज फिर उन्होंने डरे हुए प्रधानमंत्री ने, एक तो उन्होंने जो तिरंगा लगा रखा था उसको लेकर ट्रोल हो रहे हैं वो, गलत तरीके से थोड़ा-सा एंगल बिगड़ गया था उसका। और फिर वो नक्सलवाद का, मानसिक नक्सलवाद का ज़िक्र ले आए। डरे हुए इसलिए थे कि बार-बार भाषण में नौजवान, नौजवान, जैन जी, मतलब ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी का गला सूख रहा है, आवाज़ अटक रही है। तो मलिक साहब, मैं बड़ा हैरान इस बात को लेकर कि ये बार-बार टुकड़े-टुकड़े गैंग, ये नक्सलवाद, अर्बन नक्सलवाद आ जाता है कभी, कभी मानसिक नक्सलवाद आ जाता है। और कम्युनिस्ट पार्टियों को भी नक्सलवाद से जोड़ देते हैं अब तो लोग। मेरे यहाँ तो वो गोरकी की किताबें नहीं हैं, मैंने बहुत पढ़ा है, मैंने लेनिन को पढ़ा है। तो मुझे तो लगता है कि कहीं ये भगत सिंह को भी कुछ दिनों बाद नक्सली ना कह दें, क्योंकि भगत सिंह भी लेनिन को बहुत पढ़ते थे। भगत सिंह की जो किताब मैं नास्तिक हूँ, उसका बहुत लंबा-चौड़ा अनुवाद है, वो जो इनकी विचारधारा से मेल नहीं खाता। लेकिन ये दिमाग का कीटाणु क्या जैन जी ने, जैन अल्फ़ा ने इतना बिगाड़ दिया कि अब प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से इतना गड़बड़ा गए। आज का जो भाषण था, आत्मनिर्भर भारत, मतलब कान पक गए हैं 2014 से। 25 साल पे आगे की प्लानिंग, 2047 में भारत ऐसा होगा। 84 लाख योनियों में जब मैं मरूँगा तो पता नहीं अगले जन्म में मैं मक्खी होऊँगा, मच्छर होऊँगा, कुत्ता होऊँगा, बिल्ली होऊँगा। मैं अपनी कह रहा हूँ, मोदी जी की नहीं कह रहा। मोदी जी तो हर जन्म में मोदी जी होंगे। लेकिन मैं मरूँगा, होता है मैं मक्खी हूँ, मच्छर हूँ। तो मोदी जी ये तो तय बात है, कुछ भी कर लें, अगले 25 साल तक तो ज़िंदा नहीं रहेंगे। मतलब 100 साल और ज़िंदा रहना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, मतलब मुझे तो लगता है। मैं तो नहीं रह पाऊँगा, इसलिए मुझे लगता है मोदी जी भी नहीं रह पाएँगे। ये अगले 20 साल का बेवकूफ़ी का प्लान, मतलब बेवकूफ़ी मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं कह रहा मैं, लेकिन किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं? 2014 में कह रहे थे 2 साल में बुलेट ट्रेन चल जाएगी, 2022 तक हर घर में छत हो जाएगी, सबको रोज़गार मिल जाएगा। आज ये नक्सलवाद का नया शगुफ़ा ले आए हैं। आज के भाषण को लेकर आपका क्या मानना है? ये मैं जानना चाहूँगा मलिक साहब आपसे। देखिए संजय जी, आज प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिया है, वो बहुत महत्वपूर्ण भाषण होता है। साल भर में एक दिन, स्वतंत्रता प्राप्ति के दिन ये भाषण होता है और देश जो है खुशी के माहौल में भी रहता है और देश को कहीं न कहीं ये रहता है कि भई इस दिन हम आज़ाद हुए थे। इस तरह का भी रहता है और प्रधानमंत्री जनरली अपनी योजनाएँ बताते हैं, आगे आने वाली और पीछे हमने क्या-क्या किया। और उसको खाली भारत ही नहीं, विदेशों में भी लोग सुनते हैं, जानते हैं कि भारत की क्या प्लानिंग चल रही है। हम कहाँ पहुँच गए हैं, कहाँ हमें पहुँचना है। ये लगातार होता रहा है आज तक के प्रधानमंत्रियों में। मोदी जी ने भी किया है पीछे, कि मोदी जी ने भी तमाम घोषणाएँ पिछले अपने 12 भाषणों में की है, आज उनका 13वां भाषण था। आपने सुना होगा उसमें स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, दुनिया भर के इन्होंने स्मार्ट सिटीज़ का ज़िक्र किया था। सबसे पहले तो आते ही इन्होंने स्वच्छ भारत की बात की थी कि गाँव-गाँव में टॉयलेट होगी। जो आपने बात की थी, वो बातें तो कहीं दिख नहीं रही है। जैसे हमारे गाँव में कहते हैं खेतों में कि जुताई चल रही है और आगे-आगे उस पे मेड़ा लगता जा रहा है।
पीछे जुताई चल रही है और फिर ऊपर मेड़ा लगता जा रहा है, कह दिया उसके बाद बात खत्म हो रही है। आप नई-नई घोषणा कर दे रहे हैं। आज आपने कहा कि हम एआई की ट्रेनिंग देंगे 1 करोड़ बच्चों को आने वाले 1 साल में। संजय जी, आप 1 साल में 1 करोड़ बच्चों को ट्रेनिंग देंगे और आप ये कह रहे हैं कि हम इनको ट्रेनिंग देंगे। एआई तो खुद ही ट्रेनिंग ले लेगा, वो युवा आपसे ज़्यादा तेज है वो। और दूसरी बात ये है कि आपके स्कूल बंद हो रहे हैं, आपके स्कूलों की छत टपक रही है, स्कूलों में टॉयलेट है नहीं, बालिकाओं को, महिला टीचर को दिक्कत हो रही है, तमाम अल्फा जनजी स्कूलों पे धावा बोल रहे हैं और ऐसे में आप युवाओं को ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं। जो सरकार एक ढंग से परीक्षा ना करा पाती हो, वो 1 करोड़ युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग देने की बात कर रही है, थोड़ा हास्यास्पद लगता है। खैर ये एक बात अलग है, लेकिन अगर आज की आप बात करें, आज मुझे प्रधानमंत्री बड़ी हड़बड़ाहट में दिखाई दिए। एक तो आज ये हुआ, पता नहीं कारण नहीं पता चल पाया कि टेलीप्रॉम्प्टर की व्यवस्था नहीं हो पाई और मोदी जी लगातार नीचे देख के कागज पढ़ रहे थे, ये भी एक नई चीज हुई। एक्चुअली हर बार जब-जब मोदी जी सामने आ रहे हैं, उनकी एक-एक नई चीज दिखाई दे रही है। इस बार के मानसून सेशन में हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी हाउस में आए और जन गण मन हुआ और उसके बाद गायब। सीधे फिर जो है वंदे मातरम हुआ लोकसभा में और फिर प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री जी गायब। आज लाल किले की प्राचीर पे मोदी जी प्रकट हुए और उन्होंने वही अपना मन की बात शुरू किया और जो मंत्री वहां बैठे हुए थे, जो दूसरे लोग बैठे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने से लगता था कि वो किस प्रकार से बोर हो रहे हैं। वही घिसी-पिटी बातें, वही करीब 1.5 घंटे का भाषण था, सवा से 1.5 घंटे का भाषण था, लेकिन उसमें कोई नई बात हमें दिखाई नहीं दी। नई बात जो दिखाई थी वो ये है कि कहीं न कहीं युवाओं का खौफ उनके अंदर है। इसीलिए वो बार-बार यूथ की और युवाओं की बात कर रहे थे और उनको ये भी पता है कि युवा क्या करेगा, कहाँ तक खतरनाक है, कौन-कौन क्या कर रहे हैं, तो उसी पे लपेट के उन्होंने एक ऐसा जुमला दिया है आज कि मानसिक नक्सल या दिमागी नक्सल एक्टिव हो गए हैं। हथियारी नक्सल जो थे वो तो हमने खत्म कर दिए हैं, हमारे चाणक्य अमित शाह जी ने, वो तो हमने खत्म कर दिए हैं। इसलिए हमारे जो राष्ट्रीय सेठ हैं, अब उनके लिए चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश के जंगल हो, अब वहाँ कोई रुकावट उनके लिए नहीं है। लेकिन ये जो दिमागी नक्सल हैं, जिनको मैंने पहले नाम दिया था अर्बन नक्सल और जब पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया कि अर्बन नक्सल कौन है, इसकी परिभाषा क्या है? तो हमारे माननीय गृह मंत्री ने कहा था कि नहीं, कोई परिभाषा नहीं है, कोई अर्बन नक्सल नहीं है। चलिए बात खत्म हो गई। अब ये फिर दिमागी नक्सल आ गया। अब जो अगली बार सेशन आएगा, अब पहली बात तो यही नहीं पता कि जो सेशन आएगा उसमें प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जाएँगे कि नहीं जाएँगे। अगर गृह मंत्री जी प्रकट होते हैं अगली लोकसभा में और वहाँ ये सवाल पूछा जाता है कि दिमागी नक्सल क्या है, तो वही समझा पाएँगे क्योंकि बाकी लोगों को तो दिमागी नक्सल समझ में नहीं आया, जैसे आज तक कॉकरोच को समझ में नहीं आया, जैसे आज तक आंदोलन जीवी समझ में नहीं आया। अरे भाई, आपसे अगर किसान कोई माँग करे, किसान कोई अपनी समस्या आपके सामने लेके आए, तो आप उसको जो है आंदोलन जीवी कह दीजिए, आप उसको पाकिस्तानी कह दीजिए, आप उसको खालिस्तानी कह दीजिए। आपसे कोई युवा माँग करे, कोई छात्र माँग करे, तो आप उसको कॉकरोच कह दीजिए, कीड़ा-मकोड़ा कह दीजिए। आपसे अगर कोई दूसरा व्यक्ति सवाल पूछे, कोई बौद्धिक वर्ग का व्यक्ति सवाल पूछे, कोई पत्रकार पूछे, कोई पढ़ा-लिखा व्यक्ति पूछे, कोई देश का नागरिक आपसे सवाल पूछे, तो आप उसको दिमागी नक्सल कह दीजिए और इनसे कह दीजिए कि इनसे निजात पानी है क्योंकि ये सवाल बहुत पूछते हैं, क्योंकि आपको तो वो पसंद है जो सवाल पूछते नहीं है। संजय जी, मैं एक बहुत बड़ा सवाल आज करता हूँ, आरएसएस से भी करता हूँ, भाजपा से भी करता हूँ, सरकार से भी करता हूँ। क्या आप ईमानदारी से बता सकते हैं कि इस सरकार में, आरएसएस में या भारतीय जनता पार्टी में 5 विद्वान व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हों, जो मास्टर हों किसी रणनीति के, जो मास्टर हों किसी पॉलिसी के, जो मास्टर हों किसी सब्जेक्ट के? बताइए जरा, आप ही बता दीजिए। है कोई? तो मोदी जी की टीम में क्या है? जिनको आप विदेश नीति का ज्ञाता बता रहे थे, क्या विदेश नीति हुई? वो खाका रखिए आप। आप जो फाइनेंस मिनिस्टर लाए थे हीरा चुन के और कह रहे थे इनसे बड़ा इकोनॉमिक्स दुनिया में पैदा नहीं हुआ, निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने क्या किया बताइए? खाका देश को बताइए भाई, मुझे मत बताइए।
जो गडकरी जी बता रहे थे कि एयर स्पेस वाली सड़कें बनवाएंगे, सैटेलाइट वाली सड़कें बनवाएंगे, वो आपके सामने है। आप क्या कर रहे हैं? और दूसरी बातें जो है जिस पे आप बार-बार मैं कहता हूं जिसके बलबूते आप चले थे, जिस भगवान को आप राम लाए थे, तस्वीर जारी की थी आपने कि बाल राम को लेके आप मंदिर में बिठाने जा रहे हैं। उस बाल राम का क्या हुआ? उसके घर में ही पानी चू रहा है, उसके घर में ही डकैती चल रही है, उसके घर में ही चोरी चल रही है और आपके मुंह में दही जमी हुई है। आज क्यों नहीं बोला आपने? झारखंड में तो दूसरी सरकार है, वहां भी आंदोलन चल रहा है, वहां भी पर्चा लीक हो रहा है, वहां भी परीक्षाओं में घोटाले घपले हो रहे हैं। क्यों नहीं बोले प्रधानमंत्री जी आप? क्योंकि आप इसलिए नहीं बोले कि आप झारखंड पे बोलेंगे तो आपको जंतर मंतर पे भी बोलना पड़ेगा और जंतर मंतर पे तो आपको बोलना नहीं है। संजय जी, लगातार 24 घंटे से आंदोलन चल रहा हरियाणा के हिसार में, हांसी में। किसान अपनी मांग रख रहे हैं सरकार से और सरकार जो है उनके ऊपर दमन चक्र चला रही है। AK-47 लहराई गई है, आपस में छीना झपटी चल रही है AK-47 पे कि कैसे इनको गोली मारी जाए और कोई उन्हीं के बीच के लोग, पुलिस वाले और दूसरे लोग, वो उसको रोक रहे हैं। अब वो जवान है, क्या है, सादी वर्दी में व्यक्ति है, अब वो कौन है, पुलिस का आदमी है, जवान है, क्या है, किसी को नहीं पता। ये चल रहा है देश में। कितना बढ़िया होता संजय जी कि आज प्रधानमंत्री जी कहते कि जो युवा नाराज हैं, भाई ये हैदराबाद के युवा एकाएक नाराज कैसे हो सकते हैं? ये राजस्थान के बच्चे कैसे नाराज हो सकते हैं कि स्कूल के खिलाफ धरना दे रहे हैं? मैं खुद आके बात करूंगा सबसे और क्या समस्या है मुझे आप समझाइए। तो क्या पता युवा आपके मुरीद हो जाते। लेकिन आप तो महामानव हैं, आप तो इन कीड़े मकोड़ों से बात करते ही नहीं है। आप तो ये कह रहे हैं कि कौन है ये दिमागी नक्सल, कौन है इनके पीछे। आपने देखा मनन मिश्रा जी ने क्या किया कि ये कौन है आंदोलनकारी। आप उसकी जांच भेजिए, किसने ड्राफ्ट किया, किसने चिट्ठी ड्राफ्ट की, किन किन ने साइन किया। आप क्या करेंगे भाई उनका डाटा लेके? आप उनको प्रताड़ित करने का काम करेंगे? जैसे जंतर मंतर पे कौन कौन लड़कियों ने भाग लिया, कौन कौन एग्रेसिव थी, क्या क्या उन्होंने किया, उनका डाटा लाइए ताकि उनको हम प्रताड़ित, पुलिस प्रशासन भी प्रताड़ित करे और हमारे जो गुंडे हैं, हमारे जो बाकी दल हैं, वो भी उनको परेशान करें। क्या आपके पास भी है क्या कि ये जो आप नक्सली, दिमागी नक्सल बता रहे हैं, तो क्या बजरंग दल को भी दिमागी बजरंग दल बताएंगे क्या? उसको भी हथियारी बजरंग दल बताएंगे क्या? तो आपके पास भी तो है हथियारी बजरंग दल। वो कहीं भी घुस जाता है, किसी की भी गाड़ी तोड़ देता है, तो उस पे कैसे कंट्रोल करेंगे? तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। प्रधानमंत्री जी से आशा नहीं थी कि वो इस प्रकार का भाषण 1.5 घंटे का देंगे। आपको चीजें कहनी चाहिए थी, कोई दो राय नहीं है। देखिए, आपने कई सेक्टर में बेअंता काम किया, आपने सड़कें बनाई, धड़ाधड़ गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, लेकिन किसान, कृषि क्षेत्र का क्या हुआ? दूसरे क्षेत्रों का क्या हुआ? उस पे आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो आपकी पॉलिसियां सारी धरी की धरी रह गई हैं और देश में जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं आज की डेट में, उस पे मोदी जी को चिंता करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि ये, चाहे झंडे की बात हो, चाहे वंदे मातरम की बात हो, ये अलहदा बातें हैं, ये कोई इतना महत्व नहीं रखती हैं। आज जिस प्रकार से युवा देश का खड़ा हो गया है, युवा को सबसे पहली दृष्टि में उसको शिक्षा चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, उसको काम चाहिए, उसको सवाल पूछने की जो आदत उसकी है, उसको सवालों का जवाब चाहिए और आपको सवालों का जवाब देना होगा। आप ये जो है दिमागी नक्सली कह के, मानसिक नक्सली कह के और आप हथियारी नक्सली कह के, ये इस तरह की जुमलेबाजी करके आप बच नहीं सकते। ये तो हम, हमारी उम्र के लोग थे जिनसे आप बच गए या जिनको आप जवाब दे के उलझा दिया, मंदिरों में उलझा दिया, किसी को राशन की लाइन में उलझा दिया। ये लोग उलझने वाले नहीं। जितना आप इनको उलझाने की कोशिश करेंगे, ये उतना ही एग्रेसिव होके आपके पीछे लगेंगे। आप देखिए संजय जी, जो जैन जी कर रहा था, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि उससे भी खतरनाक है अल्फा जैन जी। वो उससे भी आगे बढ़ चुका है। वो सुनने को तैयार नहीं है। वो जवाब माँग रहा है, वो अपना हक पूछ रहा है। वो इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। जी। लेकिन एक समस्या और आ रही है, हमारे यहाँ कहावत कही जाती है, गरीब की जोरू सबका भौजाई। जो कमज़ोर होता है उसके ऊपर सब पिल जाते हैं। प्रधानमंत्री जी थोड़े कमज़ोर क्या हुए, सबने अपनी अपनी तलवारें निकाली। बहुत प्यारा शेर है, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन से रास्ते निकाल लिए।
बाबा रामदेव भी भड़क गए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ये जैन जी, जैन अल्फा ये गुस्से में हैं तो खतरनाक है। कौन लोग हैं इनका हक मांग रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, नकल की जा रही है। अचानक बाबा रामदेव तो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा मजबूर मत करो कि दोबारा मुझे रामलीला पे आंदोलन करना पड़े। तो ये, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि बाबा रामदेव सम्मानित आदमी है कि वो शलवार पहन के इस बार दौड़ेंगे नहीं दौड़ेंगे, लेकिन बाबा रामदेव का ये कहना ये खतरनाक है। और कहीं न कहीं मन की उनकी इच्छाएँ फिर आ रही हैं। एक बार मैंने उनका इंटरव्यू किया था। मैंने पूछा था कि बाबा रामदेव जी के भविष्य के बारे में, तो बाबा रामदेव ने मुझसे कहा कि भई मैं क्यों नहीं बन सकता देश का प्रधानमंत्री? मुझे अभी तक याद है। तो रामदेव जी में भी इच्छा है कि देश का प्रधानमंत्री वो बन जाएँ। लेकिन इस दौर में जब प्रधानमंत्री कमज़ोर हैं, जब लोग कह रहे हैं कि अब बहुत जल्दी वो मोर को दाना ही खिलाएँगे और कुछ बचेगा नहीं उनके बस का, तब बाबा रामदेव भी क्रांति पे आ गए। जब जहाज डूबता है तो चूहे सबसे पहले कूद के भागते हैं। क्या अब जहाज डूब रहा है? क्या लग रहा है आपको? संजय जी, देखिए, पहले तो ये जो आप जुमले और कहावत और जो शेर आधे सुनाते हैं, ये पूरा समझ में जनता के नहीं आता है। देखिए, जैसे आजकल बारिश का मौसम चल रहा है और क्योंकि हम तो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, गाँव के व्यक्ति हैं, गाँव की गलियों में पहले कच्चे मिट्टी के मकान होते थे। उन पे बारिश आने से पहले उनकी जो है पुताई होती थी ढंग से, उस पे वो अपना गारा मिट्टी लगा के उनको मजबूत बनाया जाता था। और कई लोगों के मकान कच्ची, अगर लगातार बारिश हो जाए 2-3 दिन, तो वो कच्ची दीवार गिर जाती थी मकान की। तो उसमें कहावत ये है कि दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे आंगन से रास्ता बना लिया। अब रास्ता बन गया, अब जब वो अपनी दीवार बना रहा है, फिर लोग आ रहे हैं कि ये तो रास्ता है, तो फंस गया बेचारा वो। तो मोदी जी जो फंसे हैं, अब लोग कह रहे हैं तो रास्ता बन गया है। अब इसीलिए तो रामदेव जी की एंट्री हुई है। रामदेव जी आज तक तो नहीं बोले थे, आज तक तो बहुत बढ़िया बता रहे थे, वो तो देव तुल्य पुरुष बता रहे थे मोदी जी को। वो भी जयकारा लगा रहे थे। लेकिन एकाएक कैसे उनके ज्ञान चक्षु खुले, कैसे भगवान राम उनके सपने में आए। हो सकता है साक्षात भी आ गए उनके सामने, तो क्योंकि वो भी साधु सन्यासी हैं। वो तो हमारे आपके जैसे पापियों के तो सपने में भी आ जाए, बड़ी बात है भगवान राम। लेकिन इनको तो साक्षात दर्शन दे देते हैं। तो हो सकता है बाबा रामदेव को साक्षात दर्शन भगवान राम ने दिए हों और कहा हो कि भाई जो मेरा अपमान मोदी जी ने किया है, उसका बदला आप ही ले सकते हो, क्योंकि आप इस कैटेगरी के हो। कि मोदी जी के जो साम-दाम, दंड-भेद और पैंतरेबाज़ी है, वो काफ़ी कुछ आप भी जानते हैं और आप भी उसमें पैंतरे में करने में निपुण हैं आप। तो इसलिए हो सकता है दर्शन दिए और इसलिए जो है बाबा रामदेव ने शुरू किया हो। अब बाबा रामदेव को चिंता हो गई है और बाबा रामदेव को चिंता बच्चों की हुई है कि भई आप उनको एजुकेशन नहीं दे रहे, आप उनके स्कूल नहीं बनवा रहे, आप उनकी बात नहीं सुन रहे। तो एकाएक क्या हुआ ये? संजय जी, बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं, मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन परिस्थितियाँ इस प्रकार की बनी हुई हैं। अब कब मौका मिलेगा, कब विपक्ष आएगा, कब युवा आगे आएगा, कई भारी भरकम इस्तीफे भी होंगे और इसमें ये हो सकता है कि अगर एक बड़ा पिलर गिरता है, तो दूसरा पिलर खड़ा नहीं रह पाएगा। ये मैं कई बार आपको कह चुका हूँ और दूसरे नंबर के पिलर की गिरने की संभावनाएँ बहुत व्याप्त हो चली। तो इसकी आशंका है कि दूसरा पिलर गिर सकता है, क्योंकि प्रेशर अब खाली बाहर से नहीं आ रहा, अंदर से भी प्रेशर आना शुरू हो। तो इसलिए जो हम बार-बार करते थे, अब तो हमें डर लगने लगा है कहने में। हम तो बहुत दिन से कह रहे हैं, लेकिन बात सच होती नहीं है। हालाँकि दिखती बाद में है लोगों को, चल तो बहुत दिनों से रही है। ये कोई मामला एकाएक तो पका नहीं है, आम जब टपक के गिरेगा तब कहेंगे हाँ, पक गया। लेकिन हमें तो पता है 1 महीने से पक रहा है ये। जिस दिन टपकेगा उस दिन सबको पता लगेगा। भाई, मैं आपको 2024 के चुनाव से पहले से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यूपी में बहुत खराब है। जब लोग 50, 60, 70 सीट से नीचे नहीं आ रहे थे, तब हम 20-25 की बात कर रहे थे। तो आज भारतीय जनता पार्टी की 33 सीटें हैं यूपी में और कुछ सीटें किस प्रकार से लाई गई हैं, वो बखूबी आपको पता है। चाहे वो बनारस की सीट हो, चाहे वो दूसरी कोई सीटें हो। तो 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की यूपी में हैं, तो इसका मतलब आप लगा लीजिए। परिस्थितियाँ बहुत गंभीर हो चली हैं भारत में। आपको पता है कि जिस प्रकार से हमारे तथाकथित चाणक्य घूमे हैं पिछले दिनों महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, बाकी जगहों में, वहाँ से निराश लौटे हैं दिल्ली में। तो वो निराशा बताती है कि समय गंभीर हो चला है
और स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, परिस्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं है। रामदेव की वाली सूची में लंबी फ़हरिस्त है, धीरे-धीरे सूची आपके सामने आएगी और धीरे-धीरे आपको नए-नए नाम पता चलेंगे। जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, हालात ऐसे ही नाजुक दिखाई भी दे रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की। थैंक यू सर। ये देखिए केपी मलिक जी, पूरी बातचीत अगर आपने सुनी होगी तो लगा होगा आपको कि इस बार प्रधानमंत्री जी नौजवानों से डर गए हैं, असंतुलित हैं। उनको समझ आ गया कि देश भर के जो नौजवान बच्चे खड़े हो गए हैं, जेन जी, जेन अल्फा, छोटे-छोटे बच्चे अपनी मांगों के समर्थन में पूरे देश की राजनीति बदल दी है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।